मैं फिल्मों में काम करता हूँ, अलग अलग किरदार निभाता हूँ, अलग अलग जिंदगियों को जीता हूँ, लेकिन इस सब के बीच खुद की भी एक जिंदगी है, बतौर एक्टर नहीं, बतौर इंसान। अपनी जिंदगी जीते हुए बहुत सारी बातें जहन से आकर टकराती हैं। अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से बातें करता हूँ, बहुत कुछ मन को लगता है। एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, बड़ी खुशी होती है। अपने हिंदुस्तानी होने पे बड़ा फक्र होता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के कई कड़वे सच भी हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनसे आंखें मिलाता हूं तो परेशान हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। कभी कभी लगता है कि जिन बातों से मेरा सीधा लेना देना नहीं, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, मैं भी तो इसी समाज का एक हिस्सा हूं। हर बात के तार कहीं ना कहीं मुझसे, आपसे, हम सब से होकर ही गुजरते हैं तो बचते हैं। आज अगर गांधी, तिलक, बोस, नेहरू, मौलाना आजाद जिंदा होते तो हम उन्हें क्या जवाब देते। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पुरखों ने क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था। इसलिए आपके बीच आ रहा हूं, कुछ सुनना चाहता हूं, कुछ समझना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं, हर बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं, हर सच को बाहर निकालना चाहता हूं। बस बात करना चाहता हूं उन मुद्दों पर जो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी से आके टकराते हैं। किसी को दोष नहीं देना चाहता, किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। नहीं, आखिर हमारी तकलीफों के जिम्मेदार हम में से एक ही कोई है, या फिर शायद हम सब हैं। तो चलिए मेरे साथ एक सफर पर, कुछ खोजने, कुछ पाने, कुछ सुनने, कुछ सुनाने, कुछ मुश्किल पहेलियां सुलझाने। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे खास इंसान कौन है, तो ज्यादातर क्या जवाब आता है? मां। और सही भी है, हर मजहब में मां का दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर होता है। यहां हिंदुस्तान में हम कितनी देवियों को मां के रूप में पूजते हैं, मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, माता वैष्णो देवी। और इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो मां के पैरों के नीचे है। क्यों मां को जिंदगी में इतनी बड़ी अहमियत दी गई है? मां शब्द सुनते ही मन में इतने जज्बात क्यों उमड़ आते हैं? क्यों इतना खास होता है औलाद और मां का रिश्ता?
अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो जवाब भी मिल जाता है। माँ बिना किसी शर्त, बिना किसी खुदगर्जी के हमें प्यार करती है। वो ना सिर्फ हमें इस दुनिया में लाती है बल्कि इस दुनिया में जीने लायक बनाती है। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद न खाकर हमें खिलाती है, अपने सीने से लगाकर हमें बड़ा करती है। वाकई बहुत खास होती है माँ। बल्कि माँ के बगैर, औरत के बगैर ये दुनिया, ये इंसानियत ही आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन आज हम माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, आइए एक माँ से मिलते हैं और जानते हैं। अहमदाबाद के वस्त्रपुर में रहती हैं अमीशा। कॉल सेंटर में काम करती हैं। उनकी 6 साल की प्यारी सी एक बच्ची भी है जिसे ये नाजों से पाल रही हैं, जैसे कि ज्यादातर माएं करती हैं। पर इनके लिए ये बच्ची कुछ ज्यादा ही खास है। क्या वजह है, आइए मिलते हैं अमीशा से और जानते हैं। स्वागत है आपका अमीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है, क्या नाम है इसका? काम्या भट्ट। काम्या। काम्या, क्या उम्र है इसकी? 8 साल। 8 साल की। अमीशा जी बताइए हमें कि आपकी शादी किस साल में हुई? मेरी शादी 1 दिसंबर 2000 में हुई थी। तो इस बात को 11 साल हो चुके हैं। हाँ। शादी के बाद आप पहली दफ़ा कब पता चला आपको कि आप माँ बनने वाली हैं? मुझे पता चला 15/8/2001। 1 साल के बाद। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? कोई जाहिर है फर्स्ट टाइम कोई भी लड़की खुशी होगी माँ बनने से। हाँ। फिर मेरे सास ससुर और मेरे पति वो भी सब खुश थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप के लिए। फिर नॉर्मल चेकअप हो गया। इस बात को 2-3 महीने हो गए। थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर से बोला कि चलो एक बार सब ठीक ठाक है या नहीं। इस बहाने से ले गए हैं और सोनोग्राफी सब करवाई। फिर इंजेक्शन दे दिया और जैसे इंजेक्शन दे दिया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आई तब मेरी बेटी भी नहीं थी, मतलब मेरी प्रेगनेंसी भी नहीं थी। बच्चा गिरा दिया गया और आपको इसके बारे में पता भी नहीं था? कुछ भी नहीं पता। आपसे कुछ पूछा नहीं, मतलब आपसे डॉक्टरों ने कोई बात नहीं की इससे? आप माँ हैं। उन लोगों के साथ, उन लोगों की डॉक्टर के साथ पहले ही बात हो गई थी। मेरे जहन में तो ऐसी कुछ बात ही नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्यों ऐसा किया उन्होंने? आपके पति ने और आपके पति के घर वालों ने ऐसा किया, राइट? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको बेटा चाहिए था, बेटे की चाह बहुत थी। बेटे की चाह बहुत थी। हाँ। फिर दोबारा आपको कब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप माँ बनने वाली हैं? 2002 में। उस दफ़ा क्या हुआ? सेम वाकया, उसी दफा भी डॉक्टर के पास ले गए, चेकिंग कराया, लड़का है लड़की है, चेकिंग कराया? उन लोगों की पहले ही डॉक्टर के साथ बात हो चुकी होती है। अच्छा। तो वहाँ पे वो डॉक्टर लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लड़का होता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लड़की होती है जय माता जी बोलते हैं। तो अच्छा। इतना तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? 8 साल में 6 बार। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि हर बार मैं किसी का खून कर रही हूँ, मासूम का, जिसका कोई दोष नहीं है। आपने उनसे बात की कभी? आपके पेरेंट्स को कभी बताया कि ऐसा हो रहा है? नहीं। मैंने नहीं बताया उन लोगों को। कोई भी लड़की होती है माँ बाप के लिए घर वापस आना कभी नहीं चाहती। कौन लड़की चाहेगी? और मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कोई भी लड़की होगी नहीं बताएगी। तो जब बच्ची हुई आपको, आप कैसे हुई आपको बच्ची जब वो ऐसा करते थे? उस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत लथड़ थी, तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे मम्मी के वहाँ जाना है, थोड़े दिन मैं रुक के फिर वापस आ जाऊंगी। उस टाइम पे मैं मम्मी के वहाँ पे गई, फिर थोड़ा टाइम मैं वहीं रुक गई। उन लोगों की वहाँ से जिद करके उन लोगों के खिलाफ। और 1 मार्च 2004 में ये मेरी बेटी पैदा हुई। वो जरा भी खुश नहीं हुए, मतलब कुछ उनको नहीं लगा? 2 महीने तो देखने भी नहीं आए। 2 महीना देखना भी नहीं आए। फिर दुनियादारी और समाज के डर से
आके लेके गए। फिर एक दिन झगड़ा हुआ तो मेरी सास ने बोला कि चल तू निकल इधर से, मैं तेरी जगह पे एक नई 51 बहू लाऊंगी और मेरे बेटे को दोबारा से शादी करवाऊंगी। उन लोगों, मेरी सास को जब लगा कि मैं नहीं मानने वाली अब, तो उसने ये धमकी दी आपको? हाँ। फिर क्या हुआ? और मुझे रात को घर से मार के निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को ले लिया और बोले कि डाइवोर्स पेपर पे साइन करके दे और बेटी को ले जा ताकि दूसरी शादी कर सके। 3 महीने तक मैंने मेरी बेटी का मुंह नहीं देखा था। तो फिर आपकी बेटी आपको कैसे मिली? फिर आके मैं जो यहाँ पे है शुक्ला जी से मिली, ये लॉयर है, उनको बात की उनके साथ कि ऐसा हुआ है, तो इनकी मदद से फिर बेटी मिली मुझे। फिर अभी उसके बाद फिर आपकी बेटी आपके साथ ही रही? मेरे पास ही है मेरी बेटी, और उन लोगों का केस चलता है अभी। तो अभी आप अपने माँ बाप के साथ रहती हैं और बेटी की देखभाल आप खुद करती हैं, अपने मैं खुद- बलबूते पे करती हैं? मैं खुद करती हूँ। मैं एक छोटी सी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ और मेरी बेटी को पढ़ाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम चीज़ कहना चाहूँगा, और वो ये कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है, वो लड़का होगा या लड़की, ये माँ के हाथ में नहीं होता, ये बाप के हाथ में होता है। मर्द का स्पर्म यानी मर्द का बीज ये तय करता है कि माँ के पेट में बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो इसलिए जो लोग पत्नी को दोष देते हैं या बहू को दोष देते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। अगर आपको किसी को दोष देना है तो प्लीज आप पति को दोष दीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये कुदरत की देन है जो हमें सर आंखों पे कबूल करना चाहिए। अमीशा जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ आके ये सारी चीज़ें हमारे साथ बांटना, लेकिन आपका यहाँ आना बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आपकी आप बीती सुनकर बहुत सारी महिलाओं को आज सीख मिली होगी। और एक बात मुझे यकीन है कि आपकी बेटी जब बड़ी होगी उसको आप पर बड़ा नाज होगा। दोस्तों, आइए मिलते हैं एक और माँ से और जानते हैं उसकी कहानी क्या है। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में रहती हैं परवीन खान। परवीन का अपराध भी वही है जो अमीशा का था, लड़कियों की मां होना। और इस अपराध की सजा इतनी दर्दनाक थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परवीन जी, शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू। हमें बताइए आपकी किस साल में शादी हुई? मेरी शादी हुई थी 1994। और शादी के कितने अरसे बाद आपको पहले पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? 3 साल बाद। तो बच्चा जो हुआ लड़की थी लड़का था? लड़की थी। लड़की थी। या। आप खुश हुई होंगी? हाँ, माँ बनने का एहसास कुछ अलग ही होता है, बहुत खुशी थी। और आपके पति का क्या रिएक्शन था जब बच्ची पैदा हुई? मेरे हस्बैंड को तो इतना दुख हुआ, वो तो छोड़ के भाग आया मुझे हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में छोड़ के भाग आया, मतलब कोई केयर नहीं की। अच्छा। दुखी थी, हम्म। रोई भी थी काफी। फिर जब बेटी का चेहरा देखा, तो सुंदर बेटी हुई थी, अच्छी। तो मैंने उसे, मतलब मुझे खुशी हुई कि जैसे भी मेरी बेटी मेरे लिए। दोबारा आप कब माँ बनने वाली थी? आपको उसकी कब नेक्स्ट पता? 3 साल बाद। इस दफा क्या हुआ? फिर उसने 3 माह बाद मेरा चेकअप करवाया। मैंने मना किया काफी, पर वो बहुत मारपीट करते हुए मुझे ले गया, क्योंकि मजबूरी थी कि यहाँ से कहाँ जाएंगे। पर गई उसके साथ। फिर वो बेटी ही निकली जो पेट में बच्ची पल रही थी वो बेटी जी। थी? हाँ, तो उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। फिर उसके भी नेक्स्ट उसी साल के अंदर फिर दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर से उसने मेरा चेकअप करवाया। काफ़ी मैंने मना किया, यहाँ तक कि बस चोटी पकड़, मेरे बाल तो अच्छे बड़े हैं ही, उस समय और भी अच्छे थे, तो बस बाल पकड़ के खचेड़ता हुआ लेके जाता था। गई, फिर से बेटी निकली।
फिर उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। उसी साल के बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रेग्नेंट हुई, तो वो बार बार अबॉर्शन करा देता था, तो शायद अंदरूनी कुछ कमी आ गई, तो वो मेरा बच्चा अपने आप गिर गया। जी हाँ, क्योंकि एक ये साल के बार अंदर बार हुआ। अबॉर्शन करने से शारीरिक तौर पे कमी आ औरतों को गई बहुत कुछ। तकलीफ होती है। फिर ऐसे ही कल चलते हुए 4-5 साल हो गए, तो मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। तो अब मैंने अपने मन में सोचा कि इस बार मैं उसे जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर 5-6 महीने तक हो गए। फिर मतलब मोहल्ले में या हस्बैंड को या परिवार में किसी को कुछ नहीं पता। फिर एक बार उसने मेरे को बहुत मारा, हॉकियों से कमरा बंद करके अंदर से कुंडी लगा के काफ़ी मारा। एक हॉकी उसने मेरी कमर में मारी, जिससे मैं वहीं फर्स्ट मतलब गिर पड़ी। ओ। ब्लड चालू हो गया, तो सब लोगों ने सोचा कि इसको बहुत परेशानी है। मतलब जब जाहिर हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब 5 महीने का मतलब अबॉर्शन तो हो नहीं सकता, तो ये ऐसे चलते हुए वो बेटी मेरी दुनिया में आ गई। उसे तो फिर से वही दुख हुआ, मतलब बेटी को नहीं देखना, नहीं खिलाना, कुछ भी, बस बेटे की चाह। बेटे की चाहत। हालांकि बोलता था कि मेरा वंश को, उसकी 2 कौड़ी की विशात नहीं है कि वंश चले, कोई जागीरदार नहीं है, कोई नहीं है, किराए के मकान में रहता है, मजदूर इंसान है, पर ख्वाहिश। फिर एक दिन मैं अपने घर के अंदर सो रही थी, संडे का दिन था, वैसे मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, संडे का दिन था तो वो छुट्टी थी, घर में सो रही थी, एकदम आया, बच्चियों को 1-2 रुपये दिए उसने बाहर खेलने के लिए कि जाओ तुम लोग चीज़ वीज लेके आओ। सो रही थी तो रजाई के अंदर मेरा सारा शरीर था, सिर्फ चेहरा बाहर था। आया एकदम, आके मेरे ऊपर हावी हुआ, यहाँ से उसने मुझे पकड़ लिया, बस चेहरे को अपनी दांतों से बहुत बुरी तरह से ऐसे खाया जैसे कोई जानवर एक मांस की रोटी खाता है। जब तक खाता रहा, जब तक कि मतलब मेरा चेहरा उसने पूरा खराब नहीं कर दिया। सब लोगों ने उसे देखा भी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऐसा हुआ था। जी। एक लड़के की चाहत में एक इंसान कितनी हैवानियत तक उतर आ सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। जी। फिर मुझे किसी ने बताया कि जयपुर गई मैं, तो जयपुर में एक संदीपन मुकुल है एस्कॉट हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरा अच्छा इलाज किया। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार कोई ऐसा डॉक्टर देखा जिसने मेरा सहयोग किया। फिर इसके बाद मैंने BA रटन में किया, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई भी की, काम भी किया, बच्चों की देख रेख भी की। इसका मतलब आपका खानदान, आपका परिवार, आपका वंश आप चला रही हैं। सबसे पहले तो शिक्षा को अहमियत देनी चाहिए इंसान को, जो बेटा और बेटी में फ़र्क आदमी करता है। आज मैं पहले से सक्षम होती तो शायद शुरू से मैं उससे अलग रहने लगती। कहीं ना कहीं मैं इसमें अपने आप को दोषी भी ठहराती हूँ, क्योंकि अत्याचार करना जितना पाप होता है उतना सहना भी पाप है। वाह, वाह। परवीन जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई, हमसे ये बातें आपने हमारे साथ बांटी और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं एक शब्द कुछ अपने जो भी मुझे आज इस चैनल पे इस प्रोग्राम में देख रहा है उन सभी बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। एक लड़की की माँ होने की इतनी बड़ी सजा, आखिर कौन है वो लोग जो जोर जबरदस्ती बच्चियों को गिरवा रहे हैं? जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं एक ब्रेक के बाद। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक। जबरदस्ती किसी माँ के पेट में पल रही बच्ची को गिरवा देना, सोच कर ही दिल दहल जाता है। क्या गुजरता होगा परवीन और अमीशा जैसी माँओं पर। लेकिन क्या यह सिर्फ इन दोनों की कहानी है या इसका कोई चलन शुरू हो चुका है? हमारी टीम ने इस बारे में बहुत रिसर्च की, गवर्नमेंट के आंकड़े देखे, सेंसस रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत की। ये देखिए, यह है सेंसस रिपोर्ट जो हर 10 साल में निकलती है। इसमें आपको साफ नजर आएगा किस तरह हर साल लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। सन 2011 में अब
हर 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या गिरकर 914 हो गई है। दोस्तों ये आंकड़े जब मैंने पहली दफा देखे तो मुझे लगा कि 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां 914 हैं, ये फर्क इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 86 का तो फर्क है। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि नहीं, ये 86 का जो फर्क है ये 1000 लड़कों के मुकाबले आ रहा है। लेकिन जब हम यही तुलना 1 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 10 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ लड़कों के साथ करते हैं, तब यह फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों मोटी बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में करीबन 3 करोड़ लड़कियों की गर्भ में ही हत्या की गई है। 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ बार किसी ना किसी मां के पेट में पल रही बच्ची को गिरवा गया। अब हम देखते हैं ये देश में कहां कहां हो रहा है। ये देखिए, ये भारत देश का नक्शा है। इस पर जहां जहां आपको लाल नजर आएगा वहां वहां ये समस्या शुरू हुई। ये देखिए, ये 1981 में इन इलाकों में शुरू हुई, इसके बाद 1991 में फैलकर और जगह पहुंची, 2001 में, और अब 2011 में तकरीबन पूरी भारत माता अपनी बेटियों के खून से रंग चुकी है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम अपनी बच्चियों को मां के पेट में ही मार रहे हैं? और कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? हमारी टीम ने देश भर में बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछे। आइए देखते हैं उनकी क्या राय है। मेरे ख्याल से तो गांव में ज़्यादा होता है फीटिसाइड। गांव साइड ही ज़्यादा होता है। It mostly happens in the villages where people are still illiterate. छोटे शहरों में ऑफ कोर्स, बड़े शहरों में पीपल आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा करके तो गरीब लोग ही करते हैं, जो मजबूर रहता है। लोअर इनकम वाले लोगों में ज़्यादा होता है। द लोअर क्लास पीपल, पुअर फैमिली में अनपढ़ लोग ज्यादा करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह समस्या शहरों में कम, गांव में ज्यादा है। गरीब और अनपढ़ लोग इसकी जड़ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि कन्या भ्रूण हत्या की शुरुआत छोटे गांव कस्बों में नहीं, बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में शुरू हुई। और इन इलाकों में भी गरीब नहीं, अमीर तबकों में शुरू हुई। अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने इसकी शुरुआत की। यकीन नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी मां से जिनकी जिंदगी का सीधा रिश्ता इन्हीं आंकड़ों से है, और जिनकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहती है मीतू खुराना। खुद डॉक्टर हैं, माता पिता भी डॉक्टर हैं। एक संपन्न परिवार में इनकी परवरिश हुई। मीतू के अनुसार जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, ससुराल वालों ने उन पे लड़का है या लड़की पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मीतू ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ साजिश करके किडनी स्कैन के बहाने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया। इसमें पता चला उनके पेट में जुड़वा बच्चियां हैं। इसके बाद मीतू के साथ जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। मीतू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि जब धोखे से आपसे अल्ट्रासाउंड कराया, फिर पता चला कि आपकी जो ट्विन्स हैं वो लड़कियां हैं, तो उसके बाद आपके पति और उनके घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, जिस दिन पता चल गया कि बेटियां हैं, उसी दिन से उनका जो टॉर्चर है वो बदल गया। पहले टॉर्चर करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए, अब वो टॉर्चर करने लगे कि अबॉर्शन करवाना है, क्योंकि लड़कियां हैं, अबॉर्शन कराना है। और दोनों नहीं तो कम से कम एक बच्चे को पेट में मरवा दो। 28 अप्रैल को अल्ट्रासाउंड हुआ था। 17 या 18 मई को रात को मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने मेरे को 2 मंजिलों से नीचे धक्का मारा। तो मैं सीढ़ियों से गिरी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और पानी निकलना शुरू हो गया, और तब मेरे 20वां हफ्ता था मुश्किल से। तो ये सारे टॉर्चर की वजह से मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने सुसाइड करने का सोच लिया था। मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, मैं सुसाइड कर सकती थी। मैं अपनी बेटियों के साथ मर सकती थी, पर उनको नहीं मरवा सकती थी। मैंने अपने पापा को, मुझे याद है, फ़ोन करके बस इतना बोला कि पापा आप भूल जाओ कि आपकी 2 बेटियां हैं, आप भूल जाओ कि आपने मेरी शादी करी, आप ये सोचो कि आप मेरे को क्रिमेट कर चुके हो।
पापा ने बोला कि 10 मिनट रुक जा। पापा ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बोला कि तू इसको घर सही सलामत ला रहा है या पुलिस को भेजूँ। घर आते ही सीधा छोड़ के चले गए। फिर मेरे को एक वहाँ पे नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया। फिर 31 हफ्ते में मेरी बेटियाँ दोनों पैदा हो गई। एक का वज़न 1.2 किलो था और एक का वज़न 1.8 किलो था। बहुत कम। बहुत कमज़ोर थी वो। तो दोनों को नर्सरी में रखा गया। तो इस पे मेरी मदर इन लॉ ने बोला सबके सामने कि बेटे फिक्र मत करो, 7वें महीने में पैदा हुई है, इन्होंने बचना नहीं है। मतलब बच्चियां अभी नर्सरी में हैं और अभी पैदा हुई हैं और आप मरने की मुरादें मानने लग गए हो। मैं वापस गई, पर गलती थी। 3 दिन तक दोनों बेटियों को अकेले संभालना। बच्चे रो भी रहे हैं तो कोई नहीं हाथ लगाएगा उनको। पूरे घर का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा साफ करना, टॉयलेट बाथरूम सब मैं ही करना। 3 दिन तक मैं 24 घंटे जागी, क्योंकि जुड़वा बच्चे पालना ही एक में अपने में ही पूरा वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पेरेंट्स के घर पे वापस आ रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग दिसंबर का दिन है, सुबह 7 बजे का टाइम है। मैंने अपनी बड़ी बेटी को कैरिंग कॉट में डाला, ऊपर से बकल्स करे, ब्लैंकेट डाला। छोटी बेटी को कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ आई, कहती कि मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। मुझे लगा चलो इसी बहाने आज उठाने का तो उन्होंने ऑफ़र करा है। मैं कहा ठीक है मम्मी आप इनको लेके चलिए, मैं छोटी को लेके आती हूँ। मैं छोटी को लेके गई तो देखा कि कैरिंग कॉट जो वो सीढ़ियों के ऊपर पड़ा है ज़मीन पे, मदर इन लॉ साथ में खड़ी है। मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि बेटियां पहले ही वज़न इतना कम है, तो मतलब ज़मीन पे रखने की क्या ज़रूरत है, वो भी ठंड के मौसम में। पर चलो ठीक है। मैंने साइड से निकल के छोटी बेटी को गाड़ी में रखा, पीछे मुड़ा तो क्या देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने किक मारी कैरिंग कॉट को सीढ़ियों से नीचे। ऊपर ब्लैंकेट था तो उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि अंदर से मैंने मतलब वो बकल किया हुआ है। तो बकल्स की वजह से और आसपास ब्लैंकेट होने की वजह से, कुशन होने की वजह से बच्ची बच गई। और मुझे ये भी पता था कि अगर इस वक्त मैं कुछ भी करती हूँ तो हम तीनों मरेंगे। अभी मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन है कि मैं दोनों बच्चियों को उठाऊं और अपने पेरेंट्स के पास आ जाऊं। वही किया मैंने। कमाल है। आपके पति कितने पढ़े लिखे हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब डॉक्टर है, लोगों की जान बचाने का उनका पेशा है। आपके जो फादर इन लॉ हैं वो क्या, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन कितना पढ़े लिखे हैं वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो एज अ वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई थी रोहतक के एक स्कूल से। आपके जो पति के जो 2 बहनें, वो एक जो है वो PhD मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में PhD। हाँ जी। और दूसरी जो है वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर है। दोस्तों आज हमारे साथ राम बाबू जी मौजूद हैं। इन्होंने इसी विषय पर रिसर्च की है। राम बाबू जी बताइए, आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? आमिर जी, मैंने जानने की कोशिश की थी कि ये कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं। जी। जैसा हमने पहले देखा, लोगों ने कहा था कि ये गांव के लोग होते हैं, गरीब होते हैं। मेरे भी शायद दिमाग में कहीं था कि गांव के लोग होंगे ये। लेकिन जब अच्छी तरह जानने की कोशिश की तो मुझे लगा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे आसपास ही ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं, हम ही में से हैं। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसमें IAS हैं। IAS ऑफिसर्स भी ऐसा कर रहे हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदार थे जिस समय PC-PNDT एक्ट बन रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग भी हैं। मतलब सब वेल एजुकेटेड, अच्छे पैसे वाले लोग और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं। जो एक शॉकिंग और चीज जो मुझे देखने में मिली आमिर जी, जो लोग ये काम करते हैं वो एक पैकेज में काम करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के साथ में ये अबॉर्शन भी हम करेंगे। कि चूंकि अगर अल्ट्रासाउंड करके आपने बता दिया कि बेटा है तो 20,000 रुपए लेके वो महिला या वो कपल चला जाएगा जी, और गलत रिपोर्ट देते हैं कि आपकी बेटी है, साथ में अबॉर्शन भी करते हैं। ये एक नहीं कई केसेस हैं, ये एक शहर की बात नहीं है, कई शहरों की बात है। ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास ही ये लोग हैं जो कर रहे हैं। हम सभी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादा कर। दोस्तों हमारे साथ आज शैली जी भी हैं, एक डॉक्टर हैं। शैली जी बताइए आपका क्या अनुभव रहा है?
राजस्थान का एक छोटा सा गांव है पिंडवाड़ा में। अभी मैं वहाँ पे 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। वहाँ पे आपका अनुभव क्या रहा? मतलब अगर फीमेल फीटिसाइड को अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो सबसे जो है कि आदिवासी जो लोग होते हैं कभी भी नहीं कहते कि आप हमें लड़का लड़की की जांच करो या कोई परेशान करते हैं। लड़की भी होती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। कितना कुछ सीखने को है हमें हमारे आदिवासी भाइयों से। दोस्तों, आज हमने शो पर मीतू जी और अमीशा जी की बातें सुनी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के केसेस इस वक्त सब जुडिस हैं, कोर्ट में हैं, और हम ना ही कोई कोर्ट हैं या जज हैं जो कोई फैसला सुना सकते हैं। वो तो अदालत और जज ही करेंगे, और ना ही कोर्ट के काम में दखल अंदाजी देने का हमारा कोई इरादा है। हमें पूरा यकीन है कि मीतू जी और अमीशा जी को हमारी अदालतों में न्याय मिलेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक खास क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये क्लिप है भारती जी का। हमारी टीम देश भर में घूमी, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, लेकिन इतनी सादगी से इन्होंने इतनी बड़ी बात कह डाली कि इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। भारती जी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आइए देखते हैं ये क्लिप। ब्रो, हम यहाँ ही रहते रोड पर, अहमदाबाद में, वस्त्रापुर। ये आपकी बच्ची है? हाँ, लड़का है लड़की है? लड़की है। आप जब भी पेट से थे तो आपको क्या चाहिए था, लड़का की लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए थी, पर मेरे पति को लड़का चाहिए था। आपके पति ने ले लिया खुशी से? हाँ, ले लिया। अब तो खुश हो गए। खुश हो गए? आप जानते हैं कि लोग ऐसा जांच कराते हैं ना? हाँ। और फिर क्या करते हैं? लड़की रहेगा तो क्या करते हैं? लोग तो गिरा देते हैं, पर हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो अभी अगले वाले में क्या चाहिए? जो भगवान देगा वो खुशी से। खुशी से। वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत सारे जुर्म हैं जो हम अकेले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी का बटुआ चोरी कर लिया या मोबाइल चोरी कर लिया। आजकल मोबाइल बड़े चोरी होते हैं। लेकिन एक जुर्म ऐसा है जो हम अकेले नहीं कर सकते, वो है कन्या भ्रूण हत्या। इस जुर्म में हमें एक साथी की जरूरत पड़ती है, और वो साथी होता है एक डॉक्टर। जी हाँ, एक डॉक्टर जो आमतौर पे लोगों की जान बचाता है। लिहाजा एक डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत बेदी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने का। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बेदी बहुत ही मशहूर और जाने माने डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो बच्चा पैदा होने के दौरान माँ की मदद करता है, सहायता करता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कन्या भ्रूण हत्या की जो ये समस्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये 70s का ज़माना था, जब ये माना जाता था कि हमारे देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीबी है, जो कमियां हैं, वो इसलिए हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक पेपर छपा था। उन्होंने कहा कि ये तो लोग तो सिर्फ लड़का चाहते हैं, और लड़कियां तो ऐसी बिना बात पे पैदा हो रही हैं, जैसे हम गन्ने में से चीनी निकालते हैं, मोलासेस कोई साइड जैसे बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर हम लड़कियों को निकाल दें और जिसको लड़के चाहिए सिर्फ लड़के पैदा करें, तो इस देश की समस्या जो है, जो आबादी है, वो हल हो जाएगी। अब इसके तहत एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम बना, और ये देश भर के बड़े अस्पतालों में फ्री ना सिर्फ ये सर्विस उपलब्ध कराई गई, बल्कि जो भी माँ आती थी उसको इनफैक्ट जैसे सेल्समैन बात करते हैं वैसे उनको समझाया जाता था, फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के द्वारा, नर्सिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि क्यों बार बार बच्चे पैदा कर रही हो, तुमको 1 या 2 लड़के चाहिए ना। वो इस जांच वही हम 1-2 लड़के आपको पैदा करके दे देंगे, लड़कियां हम हटाते रहेंगे। जी, मतलब ये सरकारी अस्पतालों में शुरू हुआ। ये मैं बड़ा शौक हूँ सुन के। जी। फिर क्या हुआ? तो कुछ एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर एतराज़ जताया, तो सरकार ने ऑफिशियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंद कर दिया एक्टिवली। लेकिन तब तक तीर कमान में से निकल चुका था। लोगों को मालूम चल गया था कि ऐसी जांच हो सकती है, और एक मार्केट में डिमांड आ गई थी। और वही डॉक्टर, टेक्नीशियन, उन्होंने सब ने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लिए, और यही सेवा एक पैसे के लिए प्राइवेट में मिलने लगी। हाँ। इतना ये फिर बड़ा कैसे? पहले एक एमनियोसेंटेसिस करते थे, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, उसमें बच्चा गिरने का चांस रहता था, काफ़ी महंगा था, तो कम लोग कराते थे। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड आया,
90 के आसपास, तो ये बिल्कुल 2 मिनट में अवेलेबल हो गया। इसमें डॉक्टर्स को एक गोल्ड माइन मिल गई, कितने ज़्यादा वो केस करने, एक दिन में कितने 10-10, 20-20, 30-30 केस कर सकते थे। और जो मशीन बनाते और बेचते हैं उनको एक रेडी मार्केट मिल गई। उनके जो सेल्समैन डॉक्टरों के पास जाते थे, उनको ये समझाते थे कि देखो ये इतनी मशीन 1-2 लाख 3 लाख की है, लेकिन इतने पैसे आप कमा सकते हो कि 1-2 महीने में ही इसकी आप सारी किस्तें चुका सकते हो। मशीन फ्री हो जाएगी, मशीन फ्री हो जाएगी और आपका सारा बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है अब तक। अल्ट्रासाउंड बेचने वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल। तो इन द एंड ये 2 से 3 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री कम से कम है। तो इसका फिर क्या इलाज है? मतलब हम लोग करें तो क्या करें? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इमीडिएटली कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लोगों ने ये धंधा ही बना लिया है उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं डॉक्टर जो और मिडिल क्लास या अपर क्लास से आते हैं, वो डेफिनेटली एक चीज़ नहीं चाहते कि उनको तिहाड़ में रहना चाहिए। उनको ये एक क्लियर मैसेज आए कि अब ये हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक कोरिया ही ऐसा देश है जिसने अपने सेक्स रेशियो सिग्निफिकेंटली चेंज किए हैं। उन्होंने क्या किया? कोरिया में तो क्या हुआ? उसमें 90 के दशक में उन्होंने चुन चुन के बड़े बड़े डॉक्टर जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे उनको जेल में डाल दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो फिर ये प्रैक्टिस इमीडिएटली काफ़ी कम हो गई थी, विद इन अ ईयर एक्चुअली। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो डॉक्टरों पे निगरानी रखने का काम करती है, उसने आज तक कन्या भ्रूण हत्या के सिलसिले में कितने डॉक्टर्स का लाइसेंस परमानेंटली यानी हमेशा के लिए कैंसिल या रद्द कर दिया है? आज तक कभी नहीं हुआ। एक डॉक्टर का भी नहीं हुआ। तो मतलब एक तरह से हमने, समाज ने जैसे इसकी छूट दे रखी है और कन्या भ्रूण हत्या को हम जुर्म ही नहीं मानते। एक्सक्यूज मी, हाँ, मैं अमीर जी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी, अमीषा जी के लॉयर हैं आप? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, मैं एडवोकेट हूँ। जी जी। जब अमीषा के सास ससुर को और पति को जेल में डाला गया तो उनकी जमानत की सुनवाई हो रही थी। जी। जज साहब ने पहला विधान ऐसा किया कि कुल दीपक तो हर एक को चाहिए। कुल दीपक मतलब बेटा, लड़का तो हर एक को चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये जज बोल रहा है। जज लाए से ओपन कोर्ट में बोल रहा है कि हर एक को बेटा चाहिए, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, उसने पीएसआई मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर को पब्लिकली डांटा कि इनको जो सासू है, ससुर है और इसकी पति जी है, उसको पकड़ने की जल्दी क्या थी? तीसरी बात, वो जज खुद ऐसा बोला कि ये कानून मैं खुद नहीं पढ़ा हूं, मैं जानता नहीं, तू कैसे जानता है? सीधा क्लाइमेक्स। अब क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? देखिए, साफ जाहिर है कि इस गुनाह को हम इतना संगीन नहीं मान रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या का मामला लोगों के सामने आए और डॉक्टर्स का पर्दाफाश हो, इसलिए 2 पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी कोशिश की। आइए उनकी कोशिश पर एक नजर डालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभ्य समाज का एक काला सच। कई डॉक्टर्स इस मौत के व्यापार में भागीदार हैं। इस ऑर्गेनाइज क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए खुफिया कैमरे और पक्के इरादे के साथ निकल पड़े 2 जाबाज पत्रकार, मीना शर्मा और श्रीपाल शक्तावत। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। डॉक्टर्स पैसों की खातिर कोख में ही लड़कियों की हत्या करने को तैयार थे, जिनकी करतूत खुफिया कैमरे में कैद कर ली गई। 13,000 किलोमीटर का सफर तय करके हिंदुस्तान के 40 शहरों के 140 डॉक्टर्स पर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन नेशनल टेलीविजन पर भी दिखाया गया। जान को जोखिम में डालकर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन क्या कन्या भ्रूण हत्या के गैरकानूनी सिलसिले को रोक पाया? शिपाल जी, मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया आपने और ये टीवी पे दिखाया गया, तो उस वक्त राजस्थान में बड़ा हल्ला हुआ होगा इसको लेकर? अमीर जी, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हल्ला मचा इसको लेकर। पहली बार लोगों को लगा कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस तरह से लड़कियों का कत्ल किया जा रहा है। और इतने सारे डॉक्टर्स के चेहरे सामने आए जो ऐसा कर रहे हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स आपने कैमरे पे पकड़े, और उनका क्या हुआ? वो डॉक्टर्स आज भी वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो, जिसको ये कहीं ना कहीं सांकेतिक सजा दी गई हो कि आपने इतना बड़ा जुर्म किया है या आप लगातार कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कम से कम इतनी सजा के हकदार तो हैं।
मतलब ये सारे डॉक्टर्स जो आपके स्टिंग में पकड़े गए थे, ये इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बाकायदा सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे उनको प्रमोशन भी मिले हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स अभी भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब आपने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, उनके चेहरे दिखाया आपने, तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेड फोर्ट से पहली बार इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के गुनहगारों को माफ नहीं किया जाएगा जी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दिए कि आपको अपने अपने स्टेट में इस चीज को पुख्ता करना होगा कि डॉक्टर्स इस गुनाह को अंजाम न दें। इसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ओथ लेती हैं और ओथ सेरेमनी में कहती हैं कि ऐसे डॉक्टर्स को माफ नहीं किया जाएगा जी। लेकिन ऐसे ही डॉक्टर्स को जब खुलेआम छोड़ दिया जाता है तो सोचना पड़ता है, क्योंकि जब तस्वीरों में साफ दिख रहा था, वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा था कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, अगर इसको अबॉर्ट करेंगे तो बच्ची जिंदा निकलेगी लेकिन जिंदा रहेगी नहीं मरे तो कोई दिक्कत नहीं, यमुना में फेंक देना, थैले में डालना, यमुना में रिक्शा में बैठ के जाना, यमुना में फेंक देना। इतने क्लियर एविडेंस होने के बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे डॉक्टर्स को, पहले दिन जब खुलासा हुआ, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर हुए जब सारे डॉक्टर्स, तो एक दिन में मुझसे सुबह से लेकर शाम तक स्टेटमेंट लिए गए, सारे स्टेटमेंट हो गए। उसके बाद उसको डाइवर्ट करने के लिए कि वो एविडेंस न मान ली जाए, सारे केसेस को अलग अलग जिलों में पूरे राजस्थान के फैला दिया गया और वो तमाम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग जो हैं वो बाकायदा अलग अलग कोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट देने की, अगर कहें कि औपचारिकताओं में अभी भी उलझे हुए हैं। तो ये सारे केसेस एक्चुअली एक मुद्दे से जुड़े हुए हैं और आपके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से ये सारे मुद्दे खड़े हुए, लेकिन ये हर अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई हो रही है इनकी, तो आपको अलग अलग कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है। मजेदार बात ये कि अरेस्ट वारंट आ जाते हैं कई बार, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ जाते हैं? कई बार आ चुके हैं। कई बार हमें लगता है कि क्या हमने कोई गुनाह किया है, क्योंकि हम उनकी जगह पर जाकर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वहां पर हमें ये लगता है कि कहीं गुनाह हमने कर लिया हो। पर आप खुद अंदाज लगा सकते हैं ये क्लिप देख करके कि गुनाह किसने किया। आइए चलिए देखते हैं क्लिप। पता लग जाता है उन्होंने इतना हरा बच्चा है तो जिंदा बच्चा निकलेगा, तो पेट भी इतना बड़ा लग रहा है, आजकल क्या बैन लगा हुआ है ना, और ये भी हमें तो इस तरह करके भर्ती करना पड़ेगा कि बच्चा खराब। अच्छा मैम, लड़की जिंदा निकलेगी? जिंदा निकलेगी लेकिन वो तो चली जाएगी, कहीं भी गाड़ते ना शमशान वगैरह में, तो भी साथ में होगा ना आदमी, जैसे गाड़ते हैं बच्चों को गाड़ दिया ना, इधर उधर तो फेंक नहीं सकते। आप दोनों को एक साथ दिन होंगे कि अलग अलग? नहीं अलग पूरा स्टाफ सभी इंक्लूड है। अच्छा 2000 में? कमाल है, बड़े दुख की बात है। मुझे बताइए कि ये स्टिंग ऑपरेशन आपने कब किया? ये कितने साल हो गए इसको? 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो गए और अभी तक आप कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, मतलब कोर्ट्स में ही घूम रही है बात। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि हम राजस्थान सरकार को, चीफ मिनिस्टर को राजस्थान के एक पत्र लिखें और उनसे दरख्वास्त करें कि ये सारे केसेस वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आएं और जल्द से जल्द इस मामले का फैसला हो। डॉक्टर्स मुजरिम है या नहीं, खैर इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करेगा, जजेस ही करेंगे, पर कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इन केसेस का फैसला जल्द से जल्द हो। ये चिट्ठी मैं लिखूंगा और समर्थन आप सब देंगे और मुझे यकीन है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये काम जरूर होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस सब के बारे में मैं आपको शो के आखिर में बताऊंगा। शक्तावत जी, मीना जी, आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपके साथ हूं और मुझे यकीन है कि देश की जनता भी आपके साथ है। इस देश को आप जैसे बहादुर पत्रकारों की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। दोस्तों यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों बात जो समझ में आ रही वो ये है कि बड़ी तादाद में लोगों को लड़के पैदा करने की चाहत है और ये चाहत इतनी पुरजोर है कि इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए मान लिया कि जैसे तैसे हम लड़के पैदा भी कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे, मिठाइयां भी बांट लेंगे, पटाखे भी फोड़ लेंगे, पर कैसे होगी उन लड़कों की जिंदगी जिनको इतनी चाहत से हम पैदा करने वाले हैं। मैं अब आपको 3G लिंक के जरिए ले चल रहा हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र,
जहां कुछ लड़के हमारा इंतजार कर रहे हैं और इन लड़कों की एक खास परेशानी है। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आप में से कितनों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है? हाँ, मतलब काफी आप में से हैं जो उस उम्र के हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों की शादी हो चुकी है? किसी की भी नहीं हुई है? क्यों? रंडे का टोल है जी। तो क्या चीज? रंडविया का टोल है सारा। तो क्या बात है, आप लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या बात है? लड़कियां नहीं मिलती खान साहब, शादी कैसे होगी? लड़कियों को क्या हो गया, क्यों नहीं मिलती लड़की? उनकी हत्या करा दी जाती है, लेकिन जांच करवा के अल्ट्रासाउंड करवा के तो उनको मार दिया जाता है, और जो लड़का होता है उनको रख लिया जाता है। इसलिए लड़कियां कम है और लड़कों को शादी के लिए मिलती नहीं। जी 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 जी। खान साहब, क्वेश्चन एक करना था आपसे। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पूछ रहा था भी हम 35 से ऊपर हो गए, क्या आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? बड़ी मेहरबानी हो गया। अभी देखिए, मैं भैया आपके लिए क्या करूं? आपके लिए मैं सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? सर, सलमान को भी क्या लड़की नहीं मिल रही क्या? नहीं, खान साहब हमारे पास भेज दो सलमान साहब को, हमारे कप्तान बन सकते हैं वो। देखिए, सलमान साहब की दिक्कत कुछ और ही है। दरअसल उनके इर्द गिर्द इतनी लड़कियां घूमते रहती हैं कि वो चुन नहीं पाते कि मैं किससे शादी करूं। तो उनका मसला कुछ और है, आपका जैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। लीजिए, बात साफ हो गई। इतनी चाहत से जिन लड़कों को हमने पैदा किया था, अब उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। अब जब लड़के और लड़कियों की तादाद में इतना बड़ा फर्क होगा, तो जाहिर है बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जिनको अपना जीवन साथी नहीं मिलेगा। कितनों को? आने वाले 10 सालों में करीबन 2 करोड़ लड़कों को। और जब ऐसा होगा तो शादी का एक बाजार सा खुल जाएगा। खरीदने वाले होंगे, बेचने वाले होंगे, बिचौलिए होंगे, दलाल होंगे, बोली लगेगी, भाव तोल होगा, पैसा लिया दिया जाएगा, एक इंसान को खरीदा और बेचा जाएगा। और जब एक लड़की को खरीदने बेचने का चलन खुलेआम समाज में शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ जुड़े कितने जुर्म शुरू हो जाएंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं ना मैं? शायद आपको कुछ ज्यादा ही डरा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको सबसे डरावनी बात बोलने जा रहा हूं। वो वक्त आने वाला नहीं, वो वक्त आएगा नहीं, वो वक्त आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीरेंद्र विद्रोही जी, जो अलवर राजस्थान से आए हुए हैं। और वीरेंद्र जी बहुत सारे सामाजिक विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, आपके इलाके में क्या हालात हैं? मैं राजस्थान के अलवर जिले में रहता हूं, जो दिल्ली के बहुत पास है। और एक साल में लगभग 15,000 औरतें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाई जाती हैं शादी के नाम पर। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में, अलवर में, साल में 15,000 लड़कियां खरीदी जाती हैं? जी हाँ। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या नहीं है, ये 15,000 हमको लग रहा है छोटी संख्या। 1900 गाँव हैं, हर गांव के अंदर, जैसे आपने कुरुक्षेत्र के नौजवान दिखाए हैं, इनकी फौज है जिनकी शादी नहीं हुई है। और अब ये लोग वहां जाते हैं बिहार में, वहां के गरीब परिवारों की लड़कियां खरीद के लाते हैं, उनमें से शादी करते हैं। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां शादी करके रहें, और बहुत सारी लड़कियां दोबारा भी बेची जाती हैं। ये मानव तस्करी राजस्थान में सबसे ज्यादा होने लगी है, और अखबारों में अब छपने भी लगी है। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त भीलवाड़ा से भी कुछ महिलाएं आई हैं। बताइए, आपके यहाँ क्या क्या हालात हैं? मैं भीलवाड़ा से हूँ, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और ऐसी स्थिति जो आ रही है, उसके अंदर लड़कियाँ दूसरे प्रांत से लाई जा रही है, जैसे कर्नाटक है, बेलगांव है, वहाँ से लाई जा रही है। इवन मेरी कज़न फैमिली में भी एक लड़की वहाँ से लाई गई है। तो मतलब ये जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि खरीदना बेचना लड़कियों का शादी के लिए, ये एक्चुअली शुरू हो चुका है। जी हाँ। दोस्तों, हमारे साथ करमिंदर कौर जी भी हैं, जो हरियाणा सरकार में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। करमिंदर जी, बताइए, इस सब का असर महिलाओं पर क्या हो रहा है? जब ये महिलाओं को खरीदने और बेचने का दौर शुरू हुआ, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति और ज्यादा नीचे चली गई। पहले से ही वो विक्टिम थी, शिकार थी सामाजिक भेदभाव की। अब उनके ऊपर जो खरीदी हुई महिलाएं हैं, उनका हर तरह का शोषण होता है। उनको घर में शादी के नाम पे लाया जाता है, लेकिन अगर घर में 4 मर्द कुंवारे हैं तो चारों उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और फिर जैसे कि इन्होंने बताया, बार बार खरीद बेच भी करते हैं। और उनका कोई मान सम्मान तो है ही नहीं, उन्हें कभी भी घर से निकाला जा सकता है। उनके बच्चों को भी वो रिगार्ड नहीं मिल रहा है जो एक फैमिली के अंदर मिलता है। दूसरा इसका असर ये है कि जो स्थानीय महिलाएं हैं,
खास तौर पे जब वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और वो वायलेंस का विरोध करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है, 10-10 हजार रुपए में हम कई महिलाएं ला सकते हैं। तो उन महिलाओं को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने अस्तित्व के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रही हैं। तीसरी जो बात हरियाणा की नौजवान लड़कियों की है, जो लड़कियां भ्रूण हत्या के दौर से बच के मतलब जिंदा बची और फिर बड़ी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कोई पढ़ने के लिए निकलती है, कोई जॉब करने के लिए निकलती है, तो ये जो फौज, जिस तरह से कवारों की फौज जिसे कहते हैं, ये बाहर जाके छेड़छाड़ ही करते हैं। जो हमारे ही लड़के हैं, हमारे ही समाज के लड़के हैं, उन्होंने ही हमारी ही लड़कियों का जीना दूभर कर रखा है। उनके ऊपर तेजाब डाला जाता है, किडनैपिंग होती है, गैंग रेप बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं और घर से जब लड़कियां निकलती हैं तो बहुत असुरक्षा के वातावरण में निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद कन्या भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आग से आप भी नहीं बच सकते। ये आग की लपट जो है हम सबको जला देगी। जी। तो दोस्तों, हालात खराब हैं, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा खराब हैं। पर कई ऐसे टिमटिमाते चिराग भी हैं जो मुश्किल से ही सही पर रोशन हैं, राह दिखा रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। अलावा इसके मेरे पास एक जादू की छड़ी भी है जो पलक झपकते ही सब कुछ ठीक कर सकती है। लौट के आते हैं और देखते हैं कि वो जादू की छड़ी क्या है। और हाँ दोस्तों, कागज और कलम भी तैयार रखिएगा, आपको कुछ चीजें नोट भी करनी है। वेलकम बैक। तो दोस्तों, समस्या क्या है ये तो हमने देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन इलाज कैसे करें? मेरा इरादा सिर्फ आपको मर्ज दिखाने का नहीं है। मेरी चाहत की बुनियाद बदलाव में है। और खुशखबरी यह है कि बदलाव ना सिर्फ आ सकता है, बल्कि बदलाव की एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद भी है जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं और जिसे हम पूरे देश में दोहरा सकते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूं नवा शहर, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट जहां पर 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या गिरकर 775 हो चुकी थी। जन्म तो पहला माए मैनू क्यों रे कत्ल करा। वो समय भयानक था। नवा शहर पर काले बादल छाए हुए थे। यहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। – 2005 में इस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज श्री कृष्ण कुमार ने बतौर डिप्टी कमिश्नर लिया और सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कन्या भ्रूण हत्या का। उन्होंने ये किया कि सोसाइटी में काम करने वाला है, डॉक्टर है, मिडवाइफ है, एजुकेशन वाले हैं, सभी के सेमिनार लिए, एक वार्निंग जैसे सेमिनार हुए और उनको बोल दिया कि मैं पकड़ने वाला हूँ। तो उसके बाद कुदरत ने ऐसा काम किया कि उन्होंने पकड़ भी लिया। उस मुहिम में मैं शामिल हुई एज ए टेलीफोन ऑपरेटर। फ़ोन पे बात करते थे लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट थी। तो मैं बोलती थी कि मैं डीसी दफ्तर से बोल रही हूँ, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं है, आपकी चेकिंग वगैरह तो नहीं हुई है कि आपके मेल फीमेल का कुछ चक्कर तो नहीं पड़ा घर में, अगर है तो बताइए मुझे। इस समस्या पर उन्होंने करीब 75 सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया और जोर शोर से कैंपेन शुरू किया। अनगिनत मीटिंग, मोर्चा, रैली, स्ट्रीट प्ले हुए। हजारों महिलाएं, पुरुष, कॉलेज के विद्यार्थी इस कैंपेन में शामिल हो गए। एक आदमी की मुहिम पूरे इलाके में आंदोलन बन गई और बदलाव की दस्तक सुनाई पड़ी। 2001 की जनगणना के मुकाबले सन 2011 में नवा शहर में लड़कियों की गिनती में 71 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बेटियां हमारे लिए सब कुछ लड़कों से ज्यादा है। बदलाव की इस हवा ने पूरे देश को एक नई मिसाल दी। नवा शहर का जुलाह माजरा गांव, जहां लड़कों और लड़कियों की गिनती बराबर है। 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने बोला कि जी आपका प्रचार ज़्यादा है तो आपने तो सिर्फ 2000 लड़की बचाई। तो हमको बोला कि एक लड़की बचाना बहुत है, एक लड़की को बचाना बहुत है, 2000 तो बहुत ज़्यादा है।
देखा आपने, अगर नवा शहर में यह बदलाव आ सकता है तो देश में हर जगह यह बदलाव आ सकता है। बस हमें फैसला करने की देर है। दोस्तों, एक बार फिर तालियों से सलाम करते हैं किशन कुमार जी को और नवा शहर के लोगों को। दोस्तों, भारत देश को और भारत देश के लोगों को दुनिया भर में अपनी रूहानियत के लिए जाना जाता है। वो कौन सा मजहब, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है जो इस काम की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल करीबन 10 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जो हम अखबारों में या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। बहुत कुछ बोलता है ये आंकड़ा, हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी सोच, हमारे नजरिए को एक आईना दिखाता है। ये देश जिसकी संस्कृति, जिसकी तहजीब पर हमें इतना नाज है, उस देश के गौरव, उसकी इज्जत और उसके जनता के चाल चलन पर सवाल उठाता है। भारत माता क्या सिर्फ लड़कों की ही मां बनकर रह जाएगी, या हम बदलेंगे और भारत माता की बेटियों को भी जीने का हक देंगे? और वो जादू की छड़ी क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था? वो जादू की छड़ी है मैं और आप। हर वो इंसान जो इस वक्त यहां ऑडियंस में बैठा है, हर वो इंसान जो इस वक्त टीवी के सामने ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर हम लोग तय कर लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार, कानून, पुलिस अपना काम करते रहेगी, लेकिन असली ताकत अगर कहीं है तो वो आपकी और मेरी सोच में, और खास तौर से इस देश के नौजवानों में। आप ही तय करेंगे कि आप किस किस्म के इंडिया शाइनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या वो इस जुर्म में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। वो जज, वो कोर्ट कचहरी, वो पुलिस तय करेगी कि क्या वो इस जुर्म को संजीदगी से देखना चाहती है या नहीं। आप और मैं तय करेंगे कि क्या हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। एक साल में नहीं, एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, बल्कि आज, अभी, इसी पल, इसी वक्त, इसी लम्हे में हम ये फैसला करेंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। यही है वो जादू की छड़ी। दोस्तों, सत्यमेव जयते के जरिए हमारी चाहत है बदलाव का एक हिस्सा बनने की। हम चाहते हैं आपका साथ लेना, आपका साथ देना। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं राजस्थान सरकार को एक अर्जी भेजूंगा, एक दरख्वास्त भेजूंगा। वो अर्जी ये होगी कि राजस्थान सरकार मीना जी और शक्तावत जी के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सारे केसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ताकि उन सारे केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द हो और एक ही कोर्ट में हो। ये चिट्ठी मैं लिखूंगा और समर्थन आप देंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, देश से ये सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार मीना जी और शक्तावत जी के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सारे केसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 57827111। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, उस सारा का सारा इस संस्था को जाएगा, स्नेहालय। स्नेहालय एक ऐसी संस्था है जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रही है और अनाथ बच्चियों को सहारा दे रही है। आप एक से ज्यादा एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इस सब के बारे में अधिक जानकारी आपको एक्सिस बैंक की हर शाखा पर मिलेगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो या चेक्स के जरिए या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। अगर आप चाहें तो आप मेरे सवाल का जवाब हमारी वेबसाइट पर भी आकर दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.satyamevjayate.in। मेरे सवाल का जवाब आप चिट्ठी लिखकर भी दे सकते हैं। हमारा पता इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समर्थन दें, ताकि जब मैं राजस्थान सरकार को अर्जी भेजूं तो उसके साथ देश भर के लोगों का साथ हो, देश भर के लोगों का समर्थन हो। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें बताइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर आप वीडियो मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ताकि ना सिर्फ मैं आपके ख्याल और विचार जान सकूं, पर आपका चेहरा भी देख सकूं।
मुझे आपकी बातें सुनने का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जाने से पहले उन सारी माओं को सलाम जिन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद अपनी बेटियों को जिंदगी दी। उनके मातृत्व को, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे, उनके मां होने को सलाम। आपके साथ आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते एक नए सरोकार, एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक सजग रहें, सचेत रहें और कमर कस लें, क्योंकि आप ही हैं जो इस देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, राम संपत और स्वानंद किरकिरे। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। तारे जड़ूं तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं। तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं। तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर